friends, welcome back to Jinisha classes. My name is Jinisha Singh and in our today's session we are going to cover few remaining topics of chapter Universe. Friends, आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने पिछले सेशन में इस चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कर लिया था और हमारे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम आज उनको कवर करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से. और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं. अर्थ का सरफेस कई सारे लेयर्स से बना हुआ है. तो अगर हम उन लेयर्स को देखें तो सबसे पहली लेयर है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर. ये 4 लेयर से मिलकर अर्थ का सरफेस बना हुआ है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. लिथोस्फेयर हमारे अर्थ का जो लैंड है हम उसे लिथोस्फेयर कहते हैं. सबसे पहली लेयर है क्रस्ट और वो अराउंड 10 माइल्स डीप है और ये रॉक की बनी हुई है, रॉक एंड सॉइल की. तो सॉइल के ऊपर हम उगा सकते हैं चीजें और हमारा जितना भी सेटलमेंट है, घर है, सोसाइटीज है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, जितने भी हमारे सिटीज हैं, कंट्रीज है, ये सारे इस क्रस्ट पर ही बसी हुई है और इसके ऊपर ही सारा सरफेस वाटर है. अगर हम क्रस्ट का इनर पार्ट देखें तो वो रॉक से बना हुआ है, अपर पार्ट बना हुआ है सॉइल से. सॉइल के ऊपर ही हम चीजें उगा पाते हैं और वो सेमी सॉलिड रॉकी मटेरियल से बना है. यहाँ पर गलत है, यहाँ पे सॉलिड की जगह सेमी सॉलिड आएगा. तो सेमी सॉलिड मतलब जो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, यानी ना उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा लिक्विड जैसी होती है फ्लोई और ना उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा सॉलिड होती है. अब हम इसका रीजन देख लेते हैं कि आखिर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में रॉक क्यों होता है. हमारे अर्थ में कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, इस तरह के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये बहुत हीट एमिट करते हैं और ये जब हीट एमिट करते हैं तो उससे अर्थ के अंदर का जो रॉक है वो पिघल जाता है. पर इस मेंटल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि हमारी इतनी बड़ी सेटलमेंट है तो उन सबका वेट इस मेंटल को ही सहना पड़ रहा है. तो इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये सेमी सॉलिड बन गया है और ये बेसिकली रॉक एंड मेटल से बना हुआ होता है और इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम काफी रिच अमाउंट में होता है. थर्ड एंड लास्ट लेयर है कोर. कोर अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इसके भी 2 पार्ट्स है जो कि है आउटर कोर एंड इनर कोर. तो आउटर कोर की थिकनेस हम देखें तो ये है 2300 किलोमीटर. आप समझ पा रहे होंगे कितने अंदर है अर्थ के और ये कितना मोटा है और ये इतना बहुत ज्यादा हीटेड होता है और इसकी हीट की वजह से अंदर के जो मेटल है तो अंदर में आयरन एंड निकल ही मिलते हैं. तो आयरन एंड निकल मोल्टन स्टेट में होते हैं वहां पर और वो लावा क्रिएट करते हैं. और हम अगर आउटर कोर से भी अंदर जाए इनर कोर में तो ये 900 माइल्स तक एक्सटेंड करता है अंदर की तरफ और ये एक सॉलिड बॉल जैसा बना होता है आयरन का. तो अंदर निकल नहीं होता, सिर्फ आयरन होते हैं. तो आयरन की एक बॉल जैसी अंदर बन जाती है क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी अर्थ के लेयर्स हैं और हमारे सेटलमेंट का सबका उसके ऊपर लोड आ रहा है. तो इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से वो सॉलिड बन चुका है लिक्विड से. तो अगर आप सोच रहे होंगे कि जितना अंदर जाते जाएंगे उतना लिक्विड होता जाएगा, ऐसे नहीं है. एक स्टेज पर आकर ये लिक्विड भी सॉलिड बनने लगता है प्रेशर की वजह से. मून. अब हम पढ़ने वाले हैं मून को. मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. 2 टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये नेचुरली फॉर्म हुआ है. इसमें किसी भी ह्यूमन का हाथ नहीं है इन मून के फॉर्मेशन में. तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नंबर ऑफ मून्स होते हैं. हमारे अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास है 2 मून्स, जुपिटर के पास है 94 मून्स. तो इस तरह से हम सैटेलाइट को मून भी कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स को. तो हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसके अलग अलग आपने फेजेस भी देखे होंगे, शेप भी देखे होंगे कि कभी ये इसकी बहुत पतली सी लाइनिंग दिखाई देती है, कभी मून हाफ दिखाई देता है, कभी ये फुल दिखाई देता है, कभी कभी हमें मून दिखाई नहीं देता है. तो इस तरह से अलग अलग मून के शेप्स होते हैं जिन्हें हम फेजेस भी कहते हैं. तो इसका हम अभी रीजन देखने वाले हैं. तो और ये जो अलग अलग मून के शेप जो चेंज होते रहते हैं हम उन्हें फेजेस ऑफ मून कहते हैं. हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये मून के अलग अलग शेप की होती है. आपको पता ही होगा कि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट करता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती जिसे वो इमिट कर सके। अगर हम प्रेजेंट फेज देखें तो आपको उसमें मून की एक पतली सी लाइनिंग दिखाई देती है। अब आपको ऐसा क्यों दिखाई देता है? जितना पार्ट यहाँ पर आपको ब्लैक दिख पा रहा है तो उतने पार्ट में अर्थ आ जाता है और केवल इस लाइनिंग पर ही लाइट पड़ पाती है, तो इसकी वजह से हमें दिखता है ये क्रीजेंट। और वही हम हाफ मून देखें तो हाफ मून के टाइम अर्थ मून को आधा कवर कर लेता है, तो जितने पार्ट के ऊपर सन की लाइट पड़ पाती है उतने ही वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें जिस पार्ट पर लाइट नहीं पड़ पाती तो हमें ऐसा लगता है कि वो पार्ट चांद का गायब हो गया है, पर वो होता है उसके ऊपर लाइट ना पड़ने की वजह से हमें दिखता नहीं है। और गिब्बस फेस में अर्थ बहुत ही थोड़ा सा पार्ट कवर कर पाता है, इसी वजह से हमें नियरली फुल मून दिखता है। फुल मून वाले दिन सन की पूरी लाइट मून पर पड़ती है, जिससे कि वो एक गोल स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी दिखती है। तो हम इन फेजेस को देख लेते हैं। ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला फेज है न्यू मून। न्यू मून ऐसा दिन होता है जब हमें मून दिखता ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पूरा इसे कवर कर लेता है और इसके ऊपर लाइट नहीं पहुंच पाती सन की। और हम न्यू मून को हिंदी में अमावस्या बोलते हैं, आपने सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से। क्रीजेंट फेज में मून बहुत ही थोड़ा सा दिखता है, उसकी एक लाइनिंग बस दिखती है, झलक दिखती है। हाफ मून वाले दिन मून आधा दिखता है। गिब्बस वाले दिन मून नियरली फुल दिखता है, पूरा फुल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा वो हिडन होता है। गिब्बस के बाद आता है फुल मून के बाद आता है वापस गिब्बस के बाद हाफ मून, क्रीजेंट एंड देन न्यू मून वापस आ जाता है। मून को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 28 डेज, तो 28 डेज में वापस न्यू मून पर आ जाता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन एक्स देख रहा है मून को फुल मून वाले दिन और फिर जब 7 दिन बाद वापस देखता है तो उस दिन कौन सा फेस होगा। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें याद करना पड़ता है। तो न्यू मून के बाद आता है वैक्सिंग क्रीजेंट, फिर वैक्सिंग क्रीजेंट के बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर के बाद आता है वैक्सिंग गिब्बस, फिर वैक्सिंग गिब्बस के बाद आता है फुल मून के बाद आता है वैनिंग गिब्बस के बाद थर्ड क्वार्टर के बाद वैनिंग क्रीजेंट एंड इसके बाद वापस आ जाता है न्यू मून। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कई जगह हाफ मून को थर्ड क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर दिया गया होता है, क्रीजेंट को वैक्सिंग या वैनिंग क्रीजेंट दिया जाता है। तो वर्ड्स में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं पर फेज वही रहेगा। एक्लिप्स की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर समझेंगे। An eclipse is an astronomical event when one object in sky moves into the shadow of another. Such object to be eclipsed means to be hidden. Sometimes sun, moon and earth come into position as they are all in straight line. एक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। ये तब होता है जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाए, तो इनके एक लाइन में आने से होता है एक्लिप्स। तो हम देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स को समझना थोड़ा इजी है। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगी कि हमारे अर्थ के ज्यादा पास कौन है, सन है या मून है? बिल्कुल सही, हमारे अर्थ के सबसे पास है मून। तो मून हमारे अर्थ के पास है तो कंपेरेटिवली वो सन के बराबर ही दिखता है। तो जब मून सन के सामने आ जाता है तो सन हाइड हो जाता है। ऐसा नहीं कि दिन में अंधेरा हो जाए, लाइट रहती है पर हमें सन नहीं दिखाई देता, तो उस फेस को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। और इसके लिए सन, मून एंड अर्थ तीनों को एक लाइन में अलाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों एक लाइन में अलाइन नहीं होंगे तो ये मून तो सन को हाइड कर ही नहीं पाएगा। तो जब ये तीनों एक लाइन में आएंगे तभी होता है सोलर इक्लिप्स। अब आते हैं हम लूनार इक्लिप्स। आपको पता ही है कि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि मून अर्थ से पीछे चला जाता है, तो मून जब अर्थ से पीछे चला जाएगा तो अर्थ जितनी भी लाइट है सन की उसे रोक देगा। तो जब वो लाइट को रोकेगा तो मून तक लाइट पहुंच नहीं पाएगी, और जब लाइट ही नहीं होगी तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ हो जाता है और अर्थ सारी लाइट को हाइड कर लेता है और मून तक कोई लाइट ही नहीं पहुंच पाती। तो जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो मून रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो तभी होता है लूनार एक्लिप्स।
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ये था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन में हमने यूनिवर्स चैप्टर के जितना भी कॉन्सेप्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में इन एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, हम इन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।